हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा टीचर की क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर की फ्रॉम क्लास 9th सीबीएसई। तो आइए आज चलते हैं उस चैप्टर के सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में हमने बात करी थी कि साउथ अफ्रीका कैसे आज़ाद हुआ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से तैयार हुआ। तो आज हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। मैं एक बार फिर बता दूं कि मैं मेरे नोट्स खुद बनाती हूँ और इन नोट्स में से मैं पढ़ाती हूँ। तो होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आएगा। सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में है, तो आपको बिल्कुल पसंद आना चाहिए। चलिए चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो नोट्स में है वो है, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका ऑल अबाउट। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बात कहता है। After 2 years of discussion debate, the constitution of South Africa was evolved. 2 साल लगे, 2 साल बहुत डिबेट डिस्कशंस हुए और उसके बाद साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। अकॉर्डिंग टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, अब साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज़, एक्सटेंसिव राइट टू ऑल द सिटीजन्स वर गिवन। सारे सिटीजन्स को राइट्स दिए गए, जिस तरीके से हमारे देश में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसी तरीके से साउथ अफ्रीकन लोगों को भी उनके राइट्स मिले। प्रायोरिटी इज़ टू बी गिवन टू सॉल्यूशन रादर देन प्रॉब्लम्स। ये प्रायोरिटी रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन में कि सॉल्यूशंस के बारे में बात की जाए, प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना की जाए। मतलब हर देश में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम, रादर वी शुड टॉक अबाउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये बात साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। डिसीजन बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट, ये बात बोली गई कि देश में जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ लिए जाएंगे, मतलब सबकी रजामंदी से लिए जाएंगे। तो ये आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का था और उसमें क्या क्या लिखा हुआ था। अब चलते हैं, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमको कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। वो सिर्फ हमारी बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है कि हर देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा क्यों है, तो आइए चलते हैं। इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन विच इज़ नेसेसरी टू लिव टुगेदर, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन से ही, देश के संविधान से ही हमको आपस में एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, हमको आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से चलने का चांस मिलता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ गवर्नमेंट विल बी गवर्न, हु विल हैव द पावर टू टेक विच डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है कि देश की सरकार कैसे काम करेगी और किसके पास क्या पावर होगी और क्या डिसीजन लेने की पावर होगी। इट ले डाउन द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, और उसके अलावा गवर्नमेंट के पास अगर पावर है तो गवर्नमेंट भी अपने पावर को मिसयूज़ नहीं कर सकती है। तो ये लिमिट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताई जाती हैं। इट टेल्स अस द राइट्स टू बी गिवन टू द सिटीजन्स, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में ही वो राइट्स के बारे में भी लिखा जाता है जो कि हमारे सिटीजन्स को मिले हैं। इट इंस्पायर पीपल फॉर क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, और कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों को इंस्पिरेशन, लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि एक अच्छी और एक हेल्दी हार्मोनियस सोसाइटी बनाएं, समाज में सब लोग भाईचारे की भावना के साथ रहें। तो इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। विच नेगोशिएशंस वर मेड बिटवीन ब्लैक्स एंड वाइट्स इन साउथ अफ्रीका। अब देखिए, जब ब्लैक्स और वाइट के बीच में सॉल्यूशन आया सामने, जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई, तो क्या क्या नेगोशिएशंस हुए उनकी बात करते हैं। मतलब क्या क्या बातें एक दूसरे की इन लोगों ने मानी। बेसिकली सबसे पहले चीज़, वाइट गॉट एग्रीड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल। वाइट्स ये मान गए कि मेजॉरिटी रूल देश में चलेगा, मतलब सरकार उसकी बनेगी जिसके साथ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल होंगे। ये चीज़, वाइट गॉट एग्रीड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन पर्सन। वाइट्स ये भी मान गए कि देश में हर आदमी को एक वोटिंग राइट होगा, मतलब वन पर्सन इक्वल्स टू वन वोट। वाइट गॉट एग्रीड ऑन गिविंग बेसिक राइट्स टू पुअर्स एंड वर्कर्स, और बेसिक राइट्स मिलेंगे देश में पुअर और वर्कर्स को,
जिससे वो भी अपने आप को अपलिफ्ट कर सके। ब्लैक्स गॉट एग्रीड दैट मेजॉरिटी रोल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। उसके अलावा ब्लैक्स ये भी मान गए थे कि मेजॉरिटी जो रूल होगा, मतलब ज़्यादा लोग जो चाहेंगे वो होगा, वो रूल चलेगा देश में, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट जो चीज़ें होती हैं वो बहुत क्रिटिकल हो जाती हैं, क्योंकि उसमें वन वे कम्युनिकेशन रहता है, कभी भी टू वे कम्युनिकेशन नहीं रहता है। तो एब्सोल्यूट रूल कभी नहीं होगा। ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी वुड नॉट बी टेक अवे प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी। और उसके अलावा ये कहा गया कि ब्लैक मेजॉरिटी जो है वो वाइट माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी कभी भी नहीं लेगी, मतलब सबकी अपने प्रॉपर्टी राइट्स अलग अलग होंगे। दे एग्रीड दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रस्ट ऑन ईच अदर द बेसिक रूल्स वर रिटन। और एक दूसरे के ऊपर इसी तरह का ट्रस्ट बनाने के लिए बेसिक रूल्स लिखे भी गए। They agreed that these basic rules will be supreme and government will also be abide by it. और सब ने ये डिसीजन लिया कि ये जो बेसिक रूल्स लिखे गए हैं, these basic rules are supreme, ये सबसे ऊपर होंगे और इवन गवर्नमेंट भी इनको मानेगी। The set of these basic rule is called the constitution। और यही जो देश के लिए बेसिक रूल्स बनते हैं, वो सेट जो बेसिक रूल का होता है उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक डेफिनेशन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्न। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसमें सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं और उससे ही हमें पता चलता है कि देश कैसे चलेगा। तो आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। उसके बाद हाउ कैन वी से दैट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन ईजी टास्क? अब भारत का संविधान जो बना वो बिल्कुल भी ईजी नहीं था। उसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत लंबी स्ट्रगल है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज एज द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू पार्टीशन। भारत का संविधान जो बना वो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में तैयार हुआ क्योंकि हमारा देश जो है उसे रीबर्थ मिला है, और वो रीबर्थ मिला है थ्रू अ पार्टीशन। मतलब देश का बंटवारा हुआ, तब जाके हमारे देश की और दूसरा देश जिससे हम बटे उसका बर्थ हुआ। तो हमारी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी, और उन क्रिटिकल सिचुएशंस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। यस, भारत जैसा देश जिसकी डाइवर्सिटी इतनी वास्ट है, जिसमें इतने सारे धर्म के, कास्ट के, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, एक ऐसे देश के लिए संविधान बनाना कोई मजाक नहीं था। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टास्क। At least 10 lakh people were killed on both the sides of the border in partition related violence। और इस दौरान जब देश का विभाजन हुआ, जब देश का पार्टीशन हुआ, तो करीब 10 लाख लोग मारे गए दोनों साइड के। और उसके बाद देशों के पार्टीशन हुए, मतलब बहुत लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा अपनी जान का, उसके बाद देश का पार्टीशन हुआ है। The British had left it to the rulers of princely state to decide whether to join India or Pakistan or else remain independent। ब्रिटिशर्स ने ये हमारे ऊपर छोड़ दिया था। किसके लिए? प्रिंसली स्टेट्स के लिए। प्रिंसली स्टेट्स मतलब जहाँ पर राजा राज किया करते थे, उन जगहों पर ब्रिटिशर्स ने ये कह दिया था कि ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इंडिया ज्वाइन करना है कि पाकिस्तान ज्वाइन करना है, या फिर आपको इंडिपेंडेंट रहना है। तो इस तरह का ब्रिटिशर्स ने बोल दिया था कि देश का विभाजन हो चुका है, देश 2 टुकड़ों में बट चुका है, भारत पाकिस्तान। तो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर ये छोड़ दिया गया था जहाँ पर राजा राज कर रहे थे, कि राजा अपने आप को पाकिस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं या इंडिया के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। कंक्लूजन, ऑल द अबव मेंशन्ड रीजन जस्टिफाई दैट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट एन ईजी अफेयर। और ये ऊपर लिखी हुई सारी बातें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं, इनसे यही जाहिर होता है कि भारत का संविधान बनाना
कोई इजी अफेयर नहीं था, इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब हम चलते हैं हाउ द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। अब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए रास्ता बनता चला गया। तो देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू जो थे और उनके साथ 8 कांग्रेस के लीडर्स, इन्होंने एक रफ़ कॉपी तैयार की थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ये इन्होंने तैयार की थी 1928 में, मोतीलाल नेहरू और उनके साथ में 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ने। 1931 में क्या किया गया, एक रेजोल्यूशन ड्रॉ किया गया कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस में। इट वाज अबाउट हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन लुक लाइक। और ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की कराची में कि देखा जाए कि इंडिपेंडेंट जो देश है इंडिया, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगना चाहिए। उसके डिस्कशन को लेकर ये मीटिंग कराची में रखी गई थी 1931 में। और इसकी जो रफ कॉपी थी, आप ये कह सकते हैं ड्राफ्ट, वो 1921 में बनाया, 1928 में बनाया गया था, जो कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 कांग्रेस के लीडर्स ने मिलकर बनाया था। तो ये दो चीज़ें थी, 1928 में ड्राफ्ट रफ कॉपी तैयार की गई और उसके बाद 1931 में कराची में सेशन रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें ये डिसीजन लिया गया या फिर ये डिस्कशन हुआ कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लगना चाहिए। बोथ ऑफ देम इंक्लूडेड सेवरल एस्पेक्ट, और दोनों ही जगहों पर बहुत सारे मुद्दे सामने आए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर लिखा जा रहा है तो उसमें बहुत सारी बातें भी लिखी जाएंगी। तो क्या क्या बातें, सबसे पहली चीज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि लोगों को वोटिंग राइट्स किस तरीके से मिली, राइट टू फ्रीडम, लोगों को आज़ादी से रहने का मौका, राइट टू इक्वालिटी, सबको देश में इक्वल माना जाए, एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, और जिन लोगों की पॉपुलेशन देश में कम है उन लोगों को किस तरीके से देश में अकोमोडेट किया जाएगा, उन लोगों को किस तरीके से देश में रखा जाएगा, ये सारी बातें तय की गई। उसके अलावा हमने कुछ जो चीज़ें थी ना, वो हमने ब्रिटिशर्स से भी काफ़ी सीखी। क्या क्या, सबसे पहली चीज़, अंडर द ब्रिटिश रूल voting rights were given to few, but we included it in our constitution by introducing voting rights to all. अब ये जो वोटिंग राइट का सिस्टम था ना, ये हमने ब्रिटिशर्स से सीखा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ब्रिटिश रूल के दौरान वोटिंग राइट्स हर किसी को नहीं था, थोड़े बहुत लोगों को ही था, लेकिन हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया तो उसमें वोटिंग राइट सबको दी। सबसे पहला वोटिंग राइट जो हमने ब्रिटिशर्स से सीखा, ये चीज़। देन लेजिस्लेचर मतलब होता है पार्लियामेंट। जब ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज किया करते थे तब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम था, और उसके बाद हमने भी ये सीखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो देश में होना ही चाहिए। फ़र्क इतना था कि जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में था तो लेजिस्लेचर बहुत वीक था, पार्लियामेंट्री सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। लेकिन ये कहा गया कि हमने जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हमने पूरी कोशिश करी कि हमारा जो लेजिस्लेचर होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे देश की सरकार आराम से काम कर सके। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है पार्लियामेंट, ये भी मैं आपको बता दूं जिससे आप लोगों को किसी बात का कन्फ्यूजन ना रहे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उससे भी हमने बहुत कुछ सीखा। ओके, और उसको भी हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, एंड इट्स डिटेल एंड प्रोसीजर प्रूव टू बी वेरी यूजफुल, क्योंकि इस एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे भारत के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित हुई। आइडियाज़ वी टुक फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और देखिए हमने और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत कुछ सीखा। वो क्या क्या था, सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन मिडिल क्लास लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रांस में और मोनार्की के ख़िलाफ़ किया था, तो हमने उससे भी बहुत कुछ सीखा।
उसके अलावा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो थी वो हमने ब्रिटेन से सीखी। सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो था वो हमने रशिया से सीखा कि समाज में सबको सोसाइटी में किस तरीके से इक्वल रखा जाए, मतलब सारी जो वर्किंग क्लासेस हैं और जो कास्ट ग्रुप्स हैं, सब कास्ट हैं, उन सबको कैसे रखा जाए इक्वल। और बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस, और जो बिल्स वगैरह लॉ वगैरह पास होते हैं उन सबको पास करने का तरीका हमने यूएस से सीखा था। तो ऐसी चीज़ें हमने बहुत सारी सीखी थी। एक्सप्लेन अ वेरी brief sketch of some of the leaders who play important role in making of the constitution। अब देखिए, भारत के संविधान को बनाने में बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो जुलाई 1946 में हुए थे। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के टेम्पररी प्रेसिडेंट जो बनाए गए थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके बाद उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप दोनों का नाम याद रखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब इलेक्शंस हुए थे 1946 जुलाई में, तो उसके थोड़े समय के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उसके बाद परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसकी पहली मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई थी और 1947 में हमारे देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो भी बट गए। थोड़े पाकिस्तान चले गए जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और थोड़े हिंदुस्तान रह गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 299 मेंबर्स, और उस समय हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स थे। उसके बाद एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब रफ कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की तैयार करने के लिए। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसके बाद बहुत सारे राउंड्स ऑफ डिस्कशंस हुए, करीब 2000 अमेंडमेंट हुए। मीटिंग हुई 114 दिन तक, और उसके बाद हर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया, रिकॉर्ड किया गया, संभाल के रखा गया। और उसके बाद डिबेट हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस डिबेट्स होती थी तो किताबों के प्रिंट आउट बनते थे, तो 12 बल्कि वॉल्यूम्स तैयार हो गई डिबेट और डिस्कशन की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 में। इट मीन्स अडॉप्ट करने का मतलब कि सब ने सिग्नेचर कर दिए कि हाँ भाई अब हम इसको मानने को तैयार हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बनेगा। और 26 जनवरी 1950, मतलब आप ये मान के चलें कभी लगभग 1.5-2 महीने बाद ही 26 नवंबर 1949 में तो हमने इसे अडॉप्ट किया, और 26 जनवरी 1950 में 1.5 महीने बाद ही हमने इसे लागू करवा दिया। और 26 जनवरी जो हम मनाते हैं हमारा रिपब्लिक डे, वो इसी खुशी में मनाते हैं क्योंकि दिस इज़ द डे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट में आया था। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। Why should we accept the constitution made by the constituent assembly more than 6 decades ago? ओके, अब देखिए हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माना जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। ओके, जो कि 6 डिकेड अगो बना था, आज भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब हमने उस समय वाले बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन को आज भी हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है उसके अंदर, ये बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रॉड विजन के साथ बना था, पारदर्शिता के साथ, फ्यूचरिस्टिक, सबसे पहली चीज़। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी क्लैश ऑफ ओपिनियन। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें कोई भी क्लैश नहीं हुआ था ओपिनियन को लेकर। द कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया।
और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड विद अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ इट्स मेंबर। और कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का बना था जिससे लोगों को जोग्राफिकल अपना शेयर मिल सके और सारे मेंबर्स को अपना शेयर मिल सके। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों का व्यू पॉइंट रखा था उस समय भी, जो अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कास्ट ग्रुप, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग कर रहे थे। तो इसलिए उस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसको हम आज भी इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उसमें वो खासियत थी कि इतनी सारी चीज़ों को कंसीडर करके वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था, इसीलिए आज भी हम उसे फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेम द मैगजीन रिटर्न बाय महात्मा गांधी इन 1931। महात्मा गांधी ने एक मैगजीन लिखी थी 1931 में। उस मैगज़ीन का नाम था यंग इंडिया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने एक मैगज़ीन लिखी थी यंग इंडिया, जो कि 1931 में लिखी थी। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रियम्बल क्या होता है, बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की किताब का जो फर्स्ट पेज होता है ना, उसे प्रियम्बल कहा जाता है, क्योंकि उसको पढ़ते ही हमें पता लग जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन चीज़ों पर आधारित है, वो किन चीज़ों पर बेस्ड है, इसलिए उसे प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ओके। और हमको ये जो इंस्पिरेशन मिली थी वो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। अब हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, जैसे कि, और ये प्रियम्बल में आपको ये वर्ड्स बहुत मिलेंगे, जैसे सॉवरन। सॉवरन मतलब होता है जब हमारा देश किसी बाहर के कंट्रोल से फ्री है, फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल, तो उसे कहते हैं सॉवरन। सोशलिस्ट, जब आप सोसाइटी में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, तो उसे सोशलिस्ट देश कहा जाता है। सेक्युलर मतलब होता है ईच एंड एवरी रिलीजन इज़ कंसिडर्ड टू बी इक्वल एंड ईच एंड एवरी रिलीजन इज़ सब्जेक्टेड टू इक्वल रिस्पेक्ट। मतलब हर रिलीजन को इक्वल माना जाएगा, हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। डेमोक्रेटिक मतलब होता है जहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं, तो उसे डेमोक्रेटिक रूल कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब होता है देश का एक हेड होगा एंड हु इज़ ऑल्सो इलेक्टेड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इलेक्ट होगा। जैसे कि हमारे देश का हेड होता है प्रेसिडेंट, और ये इलेक्ट होता है फॉर एवरी 5 ईयर्स। जस्टिस, कानून की नज़र में सब लोग एक बराबर रहेंगे। इन द आइज़ ऑफ लॉ एवरीवन इज़ इक्वल। लिबर्टी मतलब हो गया फ्रीडम, फ्रीडम फॉर ऑल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हर तरह की लिबर्टी। लिबर्टी मतलब फ्रीडम। इक्वालिटी मतलब हर तरह की इक्वालिटी, चाहे वो इक्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, ऑक्यूपेशन हो, कास्ट में रेस्पेक्ट की बात हो, रिलीजन्स में इक्वालिटी की बात हो, हर तरीके से इक्वालिटी। फैटर्निटी मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। तो ये सारे जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं ये सब आपको प्रियम्बल में मिलेंगे, और इन सब के मीनिंग मैंने आपको बताए हैं। तो आप इस तरीके से इस आंसर को लिख सकते हैं इनके मीनिंग के साथ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होता है। अमेंडमेंट मतलब होता है चेंज, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से अमेंड कर सकते हो। ओके, तो क्या कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाया है कि समय के साथ इसमें बदलाव हम करते जाएंगे। जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आता जाएगा, देश के कानूनों में भी बदलाव आता जाएगा। तो इसे बेसिकली कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये बता सकते हैं व्हाट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बातें कहता है। सबसे पहली चीज़ तो
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में लिखा हुआ है कि देश में इलेक्शंस कैसे होंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसके पास कितनी पावर होगी और कौन सा डिसीजन लेने की किसके पास पावर होगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि पावर्स में लिमिटेशंस होने चाहिए और लिमिट पावर की रिप्रेजेंटेटिव्स की भी पावर में लिमिटेशन लगाई जाती है। मतलब आप अगर किसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पावर को मिसयूज़ करोगे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर की लिमिटेशंस के बारे में भी बताता है। उसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र कर रखा है। तो यहाँ होता है चैप्टर ख़त्म। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, जो कि मेरे खुद के हैंड रिटन नोट से है, तो जल्दी जल्दी औरों को भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें। होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट करें, और आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय, टेक केयर।